हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज है संडे यानी रविवार। तो रविवार को हम एडिटोरियल पेज डिस्कस नहीं करते हैं। और वैसे भी आज जो एडिटोरियल पेज है उसमें एक तो कांग्रेस को टारगेट करके आर्टिकल लिखा गया है, यानी कि कांग्रेस का भविष्य किस तरीके से अंधकारमय होता जा रहा है, उनसे जो उनकी जिन सीटों पर पकड़ मजबूत है वो भी उनके हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं, उस पर आर्टिकल लिखा गया है। और दूसरा आर्टिकल है हास्य व्यंग, जिसे हम स्किप करेंगे, इसलिए आज का जो वीडियो है वो छोटा होगा। तो सबसे पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि राम में हुआ लोकतंत्र का मंदिर। देखिए, लोकसभा ने आखिरी सत्र के अंतिम दिन राम मंदिर पर पारित किया प्रस्ताव। देखिए, लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो ये शीतकालीन सत्र का कल आखिरी दिन था। इसमें मोदी ने बोला कि राम मंदिर पर प्रस्ताव भावी पीढ़ी को देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। दूसरा था अमित शाह ने कहा कि राम के बिना भारत की कल्पना करने वाले गुलामी काल के प्रतिनिधि हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष ही नहीं, तटस्थ पार्टियों ने भी राम के अनेक स्वरूपों का किया है गुणगान। अब देखिए, बीते कुछ दशकों के दौरान संसद अयोध्या मुद्दे पर कई बार हंगामेदार चर्चा की साक्षी रही है, मगर जो 17वीं लोकसभा का जो आखिरी सत्र और अंतिम बैठक थी उसमें रामलल्ला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हुई चर्चा में आध्यात्म, भक्ति, संस्कृति और शुचिता के भावों की धारा खूब बही। जो तंज तीरों को छोड़ दिया जाए तो राम मंदिर निर्माण की चर्चा सद्भाव के ट्रैक पर ही बनी रही। भगवान राम के तमाम रूपों का कुछ ऐसा गुणगान हुआ कि पूरा सदन राममय नजर आ रहा था। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, तटस्थ पार्टियां ही क्यों ना हो, वो भी अपने अपने तरह से राम जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम जी की, उसको लेकर खुश ही नजर आ रही थी। इसलिए पूरा जो संसद है वो राममय माहौल में था। मतलब कोई ये टिप्पणी नहीं कर रहा था कि ये गलत हुआ है। देखिए, लोकसभा ने शनिवार को राम मंदिर के निर्माण और रामलल्ला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह भावी पीढ़ी को देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। राम मंदिर को लेकर हुई जो चर्चा से पहले द्रमुक ने तमिलनाडु के मछुआरों की समस्या उठाने की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में वॉकआउट कर इसमें हिस्सा नहीं लिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंतिम दिन की बैठक के लिए लोकसभा में पहुंचे ही नहीं। राम मंदिर पर चर्चा के लिए चूंकि सत्र को विशेष रूप से एक दिन के लिए बढ़ाया गया था, इसलिए बैठक शुरू होने के तत्काल बाद भाजपा के सत्यपाल सिंह ने इस पर चर्चा शुरू कर दी थी। और जो ओवैसी जी हैं, उन्होंने अपने चिर पर जो अंदाज है उनका कि बाबरी मस्जिद को ढाया गया, शहीद हुआ है, ये सब बातें उन्होंने हालांकि बोली हैं। इसमें हाशिए पर रहे लोगों को पिछले 5 साल में हुई सरकार होने की अनुमति, मोदी। देखिए, यहाँ पर 17वीं लोकसभा को बताया सुधारों और बदलावों का कार्यकाल। 3 तलाक के खिलाफ कानून और अनुच्छेद 370 का भी इसमें जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 17वीं लोकसभा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों के जो सुधार, बदलाव और कार्यों का काल बताया है। 3 तलाक जैसा जो केस था जिसमें मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो जाती थी, आपने कई न्यूज़ या टीवी चैनल्स या फिल्मों में भी देखा होगा कि फ़ोन के माध्यम से भी 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया जाता था। यानी कि पति जो है वो मान लीजिए दुबई में है, कतर में है और महिला भारत में है, उसकी कोई चीज़ पर उसे गुस्सा आया तो उसने फ़ोन पर ही 3 तलाक बोल दिया। तो इससे फिर हलाला वाली समस्या आ जाती थी। हलाला के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो इन सब कुप्रथाओं से जो मुस्लिम महिलाएं थी वो दबी हुई थी, उनका शोषण होता था, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसी को लेकर जब से इनके मैनिफेस्टो में भी था भाजपा के कि हम जब अगर सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक को भी खत्म करेंगे, और वैसा ही उन्होंने किया। उसको ट्रिपल तलाक को लेकर उन्होंने कानून बनाया
और उसके बाद अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 जो एक सपना था कि जम्मू कश्मीर से हट पाएगा या नहीं हट पाएगा, 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, उसको भी हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने किया, ये यहाँ पर बोल रहे थे। वर्तमान लोकसभा में जो किए गए कामकाज को ऐतिहासिक बताते हुए मोदी ने कहा कि लंबे समय तक इसे याद किया जाएगा। इन सुधारों ने मजबूत भारत की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि जिन बातों का इंतजार पीढ़ियां करती थी उन्हें पूरा करने का काम किया गया है और आखिर ये लंबा इंतजार खत्म हुआ है। जो लाभ गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे हैं उनकी पहुंच नीचे तबके तक के लोगों को भी हो रही है, जो अभी तक इससे अछूते थे और उनके जो सामाजिक उत्थान था वो नहीं हो पा रहा था, गरीबी रेखा के बहुत नीचे थे। उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कि जो 9 से 10 सालों में जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं उनका भी जिक्र यहाँ पर उन्होंने किया है और बताया है कि ये प्रयास लगातार अभी जारी रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि दादा को दिए भारत रत्न पर आभार जताने से जयंत को कांग्रेस ने रोका, हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभापति से पूछा कि किस नियम के तहत जयंत को बोलने की इजाज़त दी गई है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कसा तंज, कहा जाओ उधर ही बैठो। देखिए, राज्यसभा में शनिवार को उस समय जमकर हंगामा हुआ जब अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दिए गए भारत रत्न पर मोदी सरकार का आभार जताने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी खड़े हुए। कांग्रेस ने उनके बोलने को लेकर सवाल खड़े किए और सभापति से पूछा कि उन्हें किस नियम के तहत बोलने का मौका दिया गया है। जयंत चौधरी को लेकर विपक्ष की यह तल्खी तब देखने को मिली जब वह इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने के संकेत दे रहे हैं। शनिवार को जब जयंत को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि जमीन से जुड़ी सरकार ही चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं को भारत रत्न दे सकती है। इस सरकार का कामकाज और नीतियां भी चौधरी चरण सिंह के सोच से मिलती हैं। हालांकि जैसे ही जयंत ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से पूछा कि किस नियम के तहत इन्हें बोलने का मौका दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA। अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू हो जाएगा। लाभार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने कहा कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए CAA का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। और उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने यहाँ CAA लागू कर दिया है। JNU में छात्र संगठनों के विद्यार्थी भिड़े, कई घायल। इस न्यूज़ को स्किप करते हैं। पाकिस्तान में सरकार बनाने को जुगत में जुटे दल, क्योंकि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है। PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कहा है कि PM वही बनेगा जिसे इमरान खान चाहेंगे। इमरान की पार्टी की देश प्रदेश में सरकारें बनाने की कोशिश, शरीफ और जरदारी में सरकार बनाने को वार्ता, सेना भी समर्थन में। संसदीय चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब सरकार बनाने की कोशिश में है। इसके लिए उसने आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए जोड़तोड़ शुरू कर दी है। PTI प्रमुख गौहर अली खान ने कहा कि उनके नेता इमरान खान तय करेंगे कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इमरान इस समय जेल में बंद हैं। वैसे उन्हें शनिवार को 12 मामलों में जमानत मिल गई है। इस बीच नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग N और बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि PPP भी सरकार बनाने के लिए बातचीत कर रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने राजनीतिक दलों से स्थिर सरकार के गठन में सहयोग देने का अनुरोध किया है। सेना को नवाज शरीफ के समर्थन में माना जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि EPF पर अब 8.25% ब्याज। EPFO ने 2023-24 के लिए ब्याज दर तय की है, 3 साल में सबसे अधिक ब्याज दर।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% तय किया है। यह पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक ब्याज दर है। पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15% कर दिया था। मार्च 2022 में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.10% कर दिया था, जो 1977-78 के बाद सबसे कम था। उस समय पीएफ पर ब्याज दर 8% थी। श्रम मंत्रालय के एक बयान के अनुसार 2023-24 के लिए ब्याज दर बढ़ाने का फैसला शनिवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 235वीं बैठक के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं, ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रगति मैदान में 52वें विश्व पुस्तक मेले का किया है उद्घाटन। 18 फरवरी तक चलने वाले पुस्तकों के इस महाकुंभ में पहले ही दिन उमड़ी पाठकों की भीड़। तो प्रगति मैदान में हर वर्ष पुस्तक मेला होता है, जिसमें विश्व के प्रमुख राइटर्स और देश विदेश से भी कई पब्लिकेशंस आते हैं, जो पुस्तकों को वहाँ पर प्रदर्शनी के लिए रखते हैं, जिन्हें खरीदनी होती है। जो बुक उन्हें जिस लैंग्वेज में अच्छी लगती है उसे वो खरीदते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ईवीएम कर रही इंतजार, नहीं आए हैकिंग के दावेदार। ये 33 दिन से राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 92 स्थानों पर किया जा रहा है ईवीएम प्रणाली का प्रदर्शन। चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता पहल से हर क्षेत्र में पहुंची है ईवीएम। चुनावी मौसम में माहौल भांपकर विभिन्न राजनीतिक दलों के ईवीएम के हैक होने के दावे को चुनाव आयोग ने एक बार फिर गलत साबित कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में 33 दिनों से इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम प्रणाली का अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन हैकिंग के दावे करने वाले किसी भी केंद्र पर अब तक नहीं पहुंचे हैं। कोई भी जांचने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। चुनाव आयोग के इस पहल से लोगों ने संघ का समाधान जरूर कर लिया है और जो ये इलेक्शन होने वाले हैं, महासंग्राम होने वाला है लोकसभा का, उसमें अब कोई उंगली अगर उठाता है तो उससे ये बोला जाएगा कि अभी तक तो हम आपको प्रदर्शन के लिए तैयार थे कि आप आइए इसको जांचिए, तब आप आए नहीं। और जब ये पूरा जो ये किया जा रहा है प्रदर्शन वो खत्म हो गया, तब आप इस पे आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इससे पहले भी अपने पोर्टल पर 37 क्वेश्चन होते थे ईवीएम को लेकर, उसको बढ़ाकर 76 क्वेश्चन कर दिए थे, यानी कि क्वेश्चन आंसर कर दिए थे। तो हर उस क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया था और जवाब दिया गया था जो लोगों के मन में डाउट होते थे। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि हम हर जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे ईवीएम का। अगर किसी को डाउट है या आपत्ति है तो जांच सकता है, दिखा सकता है, देख सकता है। लेकिन लोगों की रुचि इसमें नहीं दिख रही है और खुद राजनीतिक पार्टियां भी इसमें रुचि नहीं ले रही हैं कि इसको गलत साबित किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किसी देश के बहुसंख्य समाज ने आस्था के लिए नहीं लड़ी इतनी लंबी लड़ाई। तो इस 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने राम राज्य के रूप में मोदी सरकार की नीतियों को भी परिभाषित किया। अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी को ऐतिहासिक और समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण का दिन बताया और कहा कि कोई ऐसा देश नहीं जहां बहुसंख्य समाज ने आस्था के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हो। शाह ने बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि जो लोग अपने इतिहास को नहीं पहचानते वो अपने अस्तित्व और वजूद को खो देते हैं। जो लोग राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं वह भारत को नहीं जानते हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर कितना संघर्ष हुआ, अगर राजनीतिक पार्टियां चाहती
तो ये कार्य पहले हो सकता था। राम मंदिर बिल्कुल क्लियर था, इच्छा शक्ति नहीं थी, लोग वहाँ जाने से डरते थे, राजनीतिक पार्टियाँ वोट बैंक की राजनीति के चलते राम मंदिर नहीं बनने दे रही थी। कई बातें अमित शाह ने इसमें बोली हैं और ये भी बोला कि भारत जो है वो बहुसंख्य यानी कि हिंदू की आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, उसके बावजूद भी अपने ही भगवान को यहाँ पर स्थापित करने में हिंदुओं को इतना समय लगा। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मंदिर निर्माण से देश की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण, नड्डा इसको स्किप करेंगे। संसद में नमो हैट्रिक वाली हुडी पहनकर पहुंचे अनुराग ठाकुर, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड़ को गोबर करने में कांग्रेस की मास्टरी, निर्मला सीतारमण ने यूपीए शासनकाल के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर जारी श्वेत पत्र पर राज्यसभा में दिया है जवाब और कहा कि सब्सिडी की दिशा भी उल्टी थी और खजाने का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा था। इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की, यानी कि कांग्रेस को इन्होंने कोट किया और बोला कि किस तरीके से घपलों की सरकार थी। यूपीए गवर्नमेंट में जो घोटाले हुए हैं उनका भी जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया कि एक छाते को खरीदने में भी, एक प्लास्टिक की कुर्सी को खरीदने में भी, फाइबर की कुर्सी को खरीदने में भी कांग्रेस ने कितना घोटाला किया है। जनता कभी इसे भूलेगी नहीं और कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। यानी कि ये पूरा पेज जो है वो कांग्रेस को टारगेट करके बनाया गया है। 17वीं लोकसभा सबसे युवा व ज्यादा शिक्षित। सदन में 40 वर्ष से कम आयु वाले सांसदों की संख्या अधिक है। 17वीं लोकसभा में 260 सांसद पहली बार चुनकर सदन पहुंचे हैं। 17वीं लोकसभा में सबसे कम बैठकें हुई हैं। तो 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक शनिवार को संपन्न हो गई। आंकड़ों से जाहिर होता है कि यह युवा होने के साथ ही ज़्यादा शिक्षित भी है। यही नहीं, लिंगानुपात भी पहले से बेहतर है। इस सदन में करीब 400 सदस्य स्नातक हैं। हालांकि 12वीं तक पढ़े सांसदों की संख्या भी बढ़ी है, जबकि 70 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले सदस्यों की संख्या कम और 40 वर्ष से कम आयु वाले सांसदों की संख्या अधिक है। 17वीं लोकसभा में 260 पहली बार चुने गए हैं यानी पहुंचे हैं, और जबकि दोबारा चुनकर संसद में पहुंचने वालों की संख्या 16वीं लोकसभा से अधिक है। 17वीं लोकसभा के लिए 2019 में चुनाव हुए थे। भाजपा के 303 सदस्य सदन में पहुंचे थे सॉरी, और 17वीं लोकसभा में सबसे कम बैठकें भी हुई हैं। कड़ में है भगवान राम, सर्वधर्म समभाव में विश्वास कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कहा है कि भारत धार्मिक आस्था का देश है जिसके कड़ कड़ में सदैव भगवान राम है और पार्टी धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी परिभाषा को नहीं मानती है बल्कि सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। जबकि भाजपा के जय श्री राम के नारे में गुस्से, घृणा और अहंकार की गूंज सुनाई देती है, जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की हिंसक राह की परंपरा है। भाजपा पर वार करते हुए पार्टी ने उसे गोडसे की पूजा करने की परंपरा छोड़ने का आग्रह करते हुए गांधी के राम राज्य की दृष्टि के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। कांग्रेस ने यह भी साफ किया कि धार्मिक देश होने के नाते बेशक भारत के अनेक धर्म ग्रंथ हैं, मगर देश के शासन का ही ग्रंथ संविधान है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पंजाब व चंडीगढ़ की सभी 14 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब में 13 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी ने बोला है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बसपा को फिर करेगी कॉल कांग्रेस। तो इंडिया जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं इन सब बातों से कमज़ोर पड़ता जा रहा है। बिहार में विश्वास मत से पूर्व राजनीतिक दलों में रस्साकसी। सोमवार को बिहार में जो नई गवर्नमेंट बनी है नीतीश कुमार की, उसको बहुमत साबित करना है। तो इसमें हो क्या रहा है कि लालू जी की पार्टी के भी कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश एनडीए द्वारा की जा रही है, ऐसा आरोप राजद ने लगाया है, यानी कि तेजस्वी यादव ने लगाया है। और इसमें कितनी सच्चाई है ये फ्लोर टेस्ट जब होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार और यानी एनडीए गठबंधन का जो जीत है वो निश्चित मानी जा रही है। भाजपा को पिछले साल चुनावी बॉन्ड से मिले हैं 1300 करोड़ रुपए। चुनावी बॉन्ड जो 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के आप बॉन्ड ले सकते हैं। आपको बैंक से, एसबीआई बैंक से लेने होते हैं, कुछ और भी बैंक इसमें अधिकृत किए गए हैं। तो 1300 करोड़ रुपए चंदा, जिसे चंदा बोला जाता है, वो मिले हैं भाजपा को।
यहाँ पर राजनीतिक न्यूज़ ज़्यादा है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है जनजातीय जीवन शैली जलवायु परिवर्तन का समाधान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि जनजातीय समुदाय की जीवन शैली जलवायु परिवर्तन का समाधान प्रदान करती है। उनके पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। राष्ट्रपति ने जनजातीय समुदायों से प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ रहना सीखने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने यह बात ऐसे समय में कही है जब आधुनिकीकरण की दौड़ ने पृथ्वी और उसके प्राकृतिक संसाधनों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। राष्ट्रपति ने यहां मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए जनजातीय समुदाय की जीवन शैली को अपनाना और भी अहम हो जाता है, इस टॉपिक पर वो बोल रही थी। चाबहार पोर्ट का विकास ईरान भारत सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को मध्य एशिया से जोड़ने वाले गोल्डन गेटवे के रूप में चाबहार बंदरगाह का विकास भारत ईरान जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के क्रियान्वयन में दोनों देशों के बीच सहयोग भी बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों का उदाहरण है। ईरान की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में इलाही ने कहा कि पिछले अगस्त में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सौहार्दपूर्ण बैठक ने दोनों देशों के बीच अच्छे सहयोग में नए चरण का मार्ग प्रशस्त किया है। चलिए अब आते हैं एडिटोरियल पेज में। देखिए भविष्य की ओर जो एक अंधकार भविष्य है उसकी तरफ कांग्रेस जा रहा है। कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने का चाहे जितना दम भरे, सच यह है कि वह तो जो अपना दम खम दिखा पा रही है और ना ही इंडिया में अपना दमखम दिखा पा रही है, यानी कि जो गठबंधन है उसमें भी अपना दमखम नहीं दिखा पा रही है। इसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है, इसको स्किप करेंगे। दूसरा आर्टिकल है लोकतंत्र के साथ प्रयोग की गाथा, ये हास्य व्यंग है, इसको भी स्किप करेंगे। अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है निवेश बढ़ाने में जुटी सरकारी तेल कंपनियां। तो ये ऊर्जा की जो बढ़ती मांग को देख ONGC और OIL 2 दशक में करेंगी 2.80 लाख करोड़ का निवेश। सरकारी तेल कंपनियों को जहां तक एक तरफ पारंपरिक ऊर्जा की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारी भरकम निवेश करना है, तो दूसरी तरफ ऊर्जा सेक्टर में हो रहे बदलावों को देखते हुए सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस जैसे सेक्टरों में निवेश करना है। ONGC और OIL के शीर्ष प्रबंधन ने बताया कि उनकी कंपनी अगले 1.5 से 2 दशक के दौरान भारत के ऊर्जा सेक्टर में तकरीबन 2.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। भविष्य में निवेश की यह राशि और ज़्यादा भी हो सकती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के CMD डॉक्टर रंजीत रथ ने दैनिक जागरण के साथ विशेष बातचीत में अपनी कंपनी की रणनीति के बारे में बताया है। रथ का कहना है कि ऊर्जा उपभोग में बदलाव होना तय है, हालांकि यह उनकी तेज रफ्तार से नहीं होगा जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से पूरी होगी 65% ऊर्जा जरूरत। RK सिंह। वर्तमान में भारत की लगभग 44% ऊर्जा जरूरतें गैर जीवाश्म स्रोतों से पूरी होती हैं और 2030 तक इसके 65% तक पहुंचने की संभावना है। 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में भारत ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया था। इसके तहत 500 गीगावाट जो गैर जीवाश्म बिजली क्षमता का उत्पादन करना, सभी तरह की ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा नवीकरणीय ऊर्जा से पैदा करना और 2030 तक उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना शामिल है। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि एक कार्यक्रम में उन्होंने ये चीज़ बोली कि COP26 में हमने इस बात की प्रतिबद्धता जताई थी कि 2030 तक हमारी ऊर्जा जरूरतें 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से पूरी होंगी। हालांकि जिस गति से हम चल रहे हैं उससे यह 60 से 65% होगा और ऐसे में जो हमने वादा किया है उससे हम बहुत आगे होंगे। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज़ है कि भारत अवश्य बनेगा सुरक्षा परिषद का सदस्य, जयशंकर।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि उन्हें 100% विश्वास है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलेगी, पर यह आसानी से नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत से देश हैं जो हमें रोकना चाहते हैं। जो 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे जयशंकर ने कहा कि अब दुनिया भारत को अलग नज़र से देखती है। भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि मुझे 100% यकीन है कि हम वहां पहुंचेंगे, पर ईमानदारी से कहूं तो हमें इसके आसानी से हासिल होने की उम्मीद कम है। प्रतिस्पर्धा भारी है, हमें रोकने की कोशिशें की जाएंगी, मार्ग में बाधाएं आएंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम वहां पहुंचेंगे। जयशंकर ने कहा कि भारत को भरोसेमंद माना जाता है। ऐसे बहुत से देश हैं जो हमें वहां देखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों में हुए कई चुनावों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वह हमेशा इस क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है इमरान खान को 12 मामलों में जमानत मिल गई है। हिंद प्रशांत रणनीति ने क्षेत्र को अधिक सुरक्षित बनाया है। व्हाइट हाउस देखिए, व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि हिंद प्रशांत रणनीति ने अमेरिका व इस क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। साथ ही भारत के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को अभूतपूर्व तरीके से विस्तारित किया है। बाइडेन प्रशासन की ऐतिहासिक विदेश नीति रणनीति के शुभारंभ की दूसरी वर्षगांठ पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा है कि अमेरिका कभी भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत स्थिति में नहीं रहा है। गत 2 वर्षों में हमने हिंद प्रशांत को आगे बढ़ाने में ऐतिहासिक प्रगति की है। वॉटसन ने कहा कि इस रणनीति की शुरुआत के बाद से 2 वर्षों में अमेरिका ने अपनी साझेदारियों को पुनर्जीवित किया है और उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले गया है। हमने जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड से गठबंधन को मजबूत बनाया है। वियतनाम व इंडोनेशिया के साथ संबंधों व आसियान के साथ साझेदारी को उन्नत किया है। हमने भारत के साथ अभूतपूर्व तरीके से साझेदारी का विस्तार किया है। तो ये आज का 11 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।